नगीना सीट की हम बात कर रहे हैं कि बड़े जोश और खरोश में थे उस वक्त जब ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनका नाम फाइनलाइज है और 15 मार्च को वो बड़ी रैली भी करते हैं, लेकिन दिन बीतते बीतते पता लगता है कि उनका नाम वहां से कट गया है और दरअसल यहां से सपा ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो आज़ाद लगातार इस बात को लेकर खुश थे कि पूरा इंडिया गठबंधन का सपोर्ट उनको मिलेगा, अब वो इस बात से नाराज़ हैं कि जिन्होंने उनको इस तरह से उत्साह बढ़ाया वही लोग पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो समर्थन मुझे मिलेगा। और हाल में उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कहते नजर आए कि यहाँ देश के लोग देश को भारत यानी भारत को माता मानते हैं, लेकिन मैं नगीना को अपनी माता मानता हूँ। यानी चुनावी जो नतीजे हैं ये उनके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो नगीना सीट से सहित 17 उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना सियासी आधार बढ़ाना चाहते हैं। दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं और कहीं ना कहीं यूथ वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक और तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और साथ ही जीत का दावा भी कर रही हैं। इस बीच आखिरकार क्यों बार बार आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद हादसे का शिकार हो जाते हैं? जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हो रही है, आखिरकार क्या वजह है? क्या चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बार बार जेल जाते हैं, जिस तरह से उन पर जानलेवा हमले होते हैं और जिन्हें लेकर वो सीधे सीधे विरोधी पार्टियों पर हमलावर होते हैं, क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को उत्तर प्रदेश की सियासत में इतना मजबूत कर लिया है कि अब उन्हें हटाने के लिए उनकी जान तक लेने पर उतारू हो चुकी है विरोधी पार्टियां? क्योंकि अपने बयानों में वो ये कई बार कह चुके हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज़ को समझेंगे कि आखिरकार उनकी इस पर क्या कुछ राय है। अमन जी है मेरे साथ। अमन जी, चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात यहाँ पर की जाए तो देखिए 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। 4 साल यहाँ पर लगभग हो चुके हैं और ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि इन 4 से 5 सालों में आज़ाद पर कम से कम 10 से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं। वो कई बार जेल जा चुके हैं, जेल में उन्हें जहर दिया गया, इस तरीके की वो बातें कहते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में वो इतने ज़्यादा उभर चुके हैं कि अब उन्हें डुबाने के लिए उनकी जान तक लेने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहली बात तो जिस नगीना सीट की हम बात कर रहे हैं कि बड़े जोश और खरोश में थे उस वक्त जब ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनका नाम फाइनलाइज है और 15 मार्च को वो बड़ी रैली भी करते हैं, लेकिन दिन बीतते बीतते पता लगता है कि उनका नाम वहाँ से कट गया है और दरअसल यहाँ से सपा ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो आज़ाद लगातार इस बात को लेकर खुश थे कि पूरा इंडिया गठबंधन का सपोर्ट उनको मिलेगा, अब वो इस बात से नाराज़ हैं कि जिन्होंने उनको इस तरह से उत्साह बढ़ाया वही लोग पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब उनके पास विकल्प क्या क्या बचते हैं? ऐसा आपने खुद भी कहा कि खुद को जो प्रसिद्धि दिलाने के लिए, लोकप्रियता दिलाने के लिए क्या वो इस तरह के हमले एक तरीके से करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, या वाकई उनके खिलाफ पूरे का पूरा ऐसा माहौल बन रहा है कि उनको लोग जो है बैठाने के लिए या डराने के लिए इस तरह कामों करते हुए नज़र आ रहे हैं? आप देखें कि जो गाड़ी का पूरा जो दृश्य नज़र आता है उसमें वो बताते हैं कि भाई उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो हादसा या कहें कि जो पत्थरबाजी उसका शिकार हो रहे हैं, उसमें गाड़ी उनकी जो है पूरी तरह से ख़राब कर दी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। तो ऐसे कई तरह के सवाल वो उठाते हुए नजर आते हैं प्रज्ञा जी। लेकिन उससे भी अहम बात की जब बीते दिनों उनके ऊपर हमला होता है तब भी ये बात कही जाती है कि क्या वो इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि उनको जो है उनकी लोकप्रियता से जो बाकी पार्टियाँ हैं वो डर रही हैं? तो देखिए जी, आपको रोकना चाहूँगी। 29 जून साल 2023 ये वो तारीख है जब सहारनपुर में अपने किसी निजी काम के लिए चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और इस दौरान लगभग शाम 5:30 बजे के आसपास उन पर दिन दहाड़े फायरिंग होती है। इस दौरान उनकी कार को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन उन तक सिर्फ एक गोली पहुंच पाती है और वो भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ छू कर निकल जाती है। सवाल ये है कि इससे पहले भी हमने कई नेताओं पर इस तरीके के हमले देखे और कहीं ना कहीं निशाना जो है वो सीधे सीधे माथे पर, सीने पर होता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कार में बैठे
होते हैं और उनकी कमर में गोली लग जाती है, जिसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि उन्होंने ये हमला खुद करवाया है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। आपको कितनी सच्चाई नजर आती है इसमें? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह हम देख भी पहले भी हमने देखा था ये मामला, इसको लेकर तमाम सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि क्या वाकई में ये हमला हुआ है या फिर वो इस तरह की चीज़ें करके कहने खुद को ज़्यादा कह सकते हैं मशहूर करवाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए ये कोई तरीका नहीं हो सकता अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जिस तरह गोलियाँ चली उनके ऊपर, लेकिन उनको छू कर निकल गई, कमर के आसपास गोली जो छू कर निकलती है। कई तरह की बातें होती हैं कि क्या आज़ाद को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, उनको जो राजनीति से बाहर भेजना चाहते हैं। तो इन सब के बावजूद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि क्या उनके सुरक्षा को लेकर तमाम सारी जो बातें हैं, क्या उसको लेकर जो योगी सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या वो अलर्ट नहीं है? अगर ऐसी कोई संभावना है खतरे की तो क्या उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती? तो तमाम सारे सवाल हैं। और साथ में जिस तरह से ये पूरे का पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा है, उससे भी बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर वो यूज़ कर रहे हो। लेकिन देखिए जिस तरह आज़ाद उभर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनके दुश्मनों की संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। लेकिन जैसे खबरें सामने आती हैं उसको लेकर यही अंदाज़ा लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या फिर इसको करके दिखाने का जो कह सकते हैं कि जैसे ओवैसी के ऊपर भी ऐसे सवाल उठे कि जब यूपी में उनके ऊपर हमला होता है, तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो जिस तरह से जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग को लेकर कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं और फिर उसकी सफाई देते हुए नजर आते हैं आज़ाद की मेरे ऊपर चाहे कितने दबाव बना लीजिए, कितनी गोलीबाजी कर लीजिए, लेकिन मैं जो चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो ऐसे में अब जबकि नगीना से वो लड़ने का उनको कन्फर्म हो चुका है, तो जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से भी उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। वाकई में। और देखिए जब चंद्रशेखर आज़ाद पर यह हमला हुआ था तो उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम भीम कार्यकर्ता उतरते हुए नजर आए थे, भीम आर्मी के। लेकिन इसी बीच देखने के लिए मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं, उन चंद्रशेखर आज़ाद पर 38 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और सिर्फ 26 की अगर बात की जाए तो 26 सहारनपुर में ही दर्ज हैं। वही सहारनपुर जहां पर उन पे हमला होता है पिछले साल। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं उन पर ही जब इतने ज्यादा मामले दर्ज हैं तो क्या जनता उन पे भरोसा कर पाएगी? अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि योगी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करती है, अपराध मुक्त राज्य बनाने की, प्रदेश बनाने की बात करते हैं। और जो उन्होंने हाल ही में यानी कि 22 मार्च को वे नामांकन दाखिल करके आए थे, तो जो हलफनामा दिया गया उसके मुताबिक 38 यहाँ पर उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो क्या एक ऐसे नेता पर भरोसा जनता कर पाएगी? बिल्कुल नहीं प्रज्ञा। आप देखिए यहाँ पर 38 मुकदमों की बात की गई है। जहाँ तक मुझे जहन में आता है इतनी शायद चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र नहीं होगी जितने उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। बात करते हैं सूबे को, प्रदेश को, देश के सबसे बड़े राज्य को अपराध मुक्त बनाने की। क्या मतलब निकाला जाए इसका? मतलब ये निकाला जाएगा इसका कि चंद्रशेखर आज़ाद सपना देख रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, यहाँ दलितों का समर्थन मुझे मिलेगा। और हाल में उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कहते नजर आए कि यहाँ देश के लोग देश को भारत यानी भारत को माता मानते हैं, लेकिन मैं नगीना को अपनी माता मानता हूँ। यानी कुल मिलाकर के चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा फोकस नगीना और उसके लोगों पर है, चाहे जो मुख्य रूप से जो नगीना संसदीय क्षेत्र है वहाँ के जो मतदाता है उन पर है। आप देखिए गौर करने वाली चीज़ ये है कि 2019 के जो रजिस्टर्ड मतदाता है, 2019 की जो नगीना लोकसभा क्षेत्र की जो मतदाता सूची सामने आई उसके मुताबिक क्षेत्र में उस वक्त 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिसमें से 9 लाख यहाँ पर दलित मतदाता थे। इसके बाद 6 लाख मुस्लिम समाज के मतदाता और शेष 1 लाख अन्य समाज या समुदाय के मतदाता थे। यानी कुल मिलाकर के केवल दलित समुदाय ही नगीना संसदीय क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा करता है। आपने अगर नगीना संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ दलित मतदाता को साथ दिया तो निश्चित तौर पर आपकी जीत तय है। और वही चीज़ करने में अब चंद्रशेखर आज़ाद जुड़ गए। जिक्र आपने भी किया इस बात का कि यहाँ बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, संभावना उनको भी लग रही थी कि हाँ वे इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन अखिलेश ने 2 टूक साफ शब्दों में पहले इनकार किया और फिर अपना प्रत्याशी उतार के ये जग जाहिर कर दिया कि नई कोई गठबंधन नहीं है, अकेले चंद्रशेखर को चुनाव लड़ना होगा। तो कुल मिलाकर के अब नजर ये आ रहा है कि चंद्रशेखर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं, चाहे कोई भी यहाँ पर पैतरा। और उन्हें यहाँ पर फिलहाल इसका मुख्य आधार नजर आ रहा है नगीना संसदीय क्षेत्र कि यहाँ की जनता तो मुझे चुनकर संसद भवन पहुंचा ही देगी एक सांसद के तौर पर।
अब वाकई में देखिए, और अब कहीं ना कहीं उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बनती हुई भी नज़र आ रही हैं, और सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि क्या अब पर्दे के पीछे से मायावती भी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन दे रही हैं। पहले अपने मौजूदा सांसद को दूसरी सीट से टिकट दे देती हैं और फिर एक ऐसे प्रत्याशी को आगे कर देती हैं जिसकी कुछ खास पहुंच जो है वो नगीना सीट पर नहीं है। दिनेश है मेरे साथ, और दिनेश से सवाल रहेगा कि क्या मान लिया जाए कि मायावती उन्हें वाकई में समर्थन दे रही हैं। दिनेश, क्या लग रहा है, क्या मायावती ने जिस तरीके से मौजूदा सांसद को बुलंदशहर से टिकट दे दिया, क्या मान लिया जाए कि वाकई में वो चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रही है नगीना सीट पर? देखिए, जिस तरीके से सियासी समीकरण इस वक्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आज़ाद को उम्मीदें थी कि यदि वो इंडिया गठबंधन में साथ लेकर के चलते हैं तो ये चुनावी जो नतीजे हैं ये उनके पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो नगीना सीट से सहित 17 उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना सियासी आधार बढ़ाना चाहते हैं। दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं और कहीं ना कहीं यूथ वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से गिरीश जाटव को, जो कि नगीना से सांसद थे, उनको बुलंदशहर से मैदान में उतारा है, ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती के मन में ये विचार आ सकता है कि आगामी वक्त में जो दलित वोट बैंक का बिखराव है उसको रोक लिया जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को 1 या 2 सीटों पर समर्थन दे सकती हैं वो। और ऐसी स्थिति में यदि मायावती 1 या 2 सीटों का सेक्रीफाइस करती हैं तो उनके लिए ये फैसला डैमेज कंट्रोल वाला हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कह चुके हैं कि 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए एससी के लिए आरक्षित हैं, तो ऐसे में यदि उन 17 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ये मुश्किलों भरा फैसला हो सकता है और कहीं ना कहीं मायावती के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक में यदि बिखराव होगा तो ये साफ झटका तो बसपा को लगना है। बिल्कुल, देखिए, और अब देखना होगा कि जिस तरीके से एक बार फिर चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ और कहीं ना कहीं भीम आर्मी के समर्थकों में और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और मांग लगातार की जा रही है उनके लिए सुरक्षा की। अब ऐसे में देखना होगा कि नगीना सीट से जीत की ताल ठोकने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को क्या वाकई में नगीना की जनता अब संसद पहुंचाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।